जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के दूसरे लेक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्सेस, फिर इसके बाद हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, मेन जो टॉपिक है ना आज का वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कॉपी पेन निकालें और आज के दिन का पहला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं हम, जिसका नाम है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में। कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट लिखना है तो लिख सकते हो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि अगर कोई सोर्स है जो लाइट दे रहा है, उसमें क्या हो, दोनों जो लाइट आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और उनके बीच का फेज डिफरेंस एक जैसा हो। मतलब अगर दो लाइट वेव आ रही है किसी सोर्स से तो उनके बीच का फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो और उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर कभी फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता है तो उसे इनकोहेरेंट बोलते हैं, फेज डिफरेंस एक जैसा रहता है तो उसे कोहेरेंट बोलते हैं। मतलब यहां ऐसे लिख सकते हैं टू लाइट वेव्स of same frequency ब्रैकेट में लिख लेंगे और सेम वेवलेंथ। एक ही बात है, वेवलेंथ सेम हो या फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम हो जाएगा। सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। बिल्कुल इसका अपोजिट एक आता है जिसे बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस। इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट में क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बस फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरी कर सकता है। तो ऐसे लिख सकते हैं टू लाइट वेव्स हैविंग डिफरेंट फेज डिफरेंस is called incoherent sources of light। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कि क्या होते हैं। ठीक है, ये इनका यूज करते हैं हम लोग, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में यूज करा था तो कोहेरेंट सोर्स लेते थे, डिफ्रैक्शन में यूज करेंगे तो भी कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट लेंगे। इस टाइप से हम यूज करेंगे इनकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर इंटरफेरेंस का एक टर्म रह गया था जिसे हम बोलते हैं परमानेंट इंटरफेरेंस, या इसी को बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस या इसी को हम बोल सकते हैं परमानेंट इंटरफेरेंस। देखो, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस या परमानेंट इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि परमानेंटली इंटरफेरेंस होता रहे। इसका मतलब ये है कि अगर दो लाइट वेव मतलब कहीं पर इंटरफेरेंस हो रहा है तो जो इंटेंसिटी रहेगी ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ब्राइट बन रही है तो उसकी भी इंटेंसिटी चेंज ना हो, डार्क बन रही है फ्रिंज तो उसका भी इंटेंसिटी चेंज ना हो। मतलब सीधे सी बात है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किसकी बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, ब्राइट बने ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज,
क्या लिखा, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is called sustained interference, is called sustained interference. मतलब परमानेंट इंटरफ्रेंस तभी होगा जब इनकी इंटेंसिटी ब्राइट और डार्क फ्रिंज की चेंज नहीं होती है, उसे हम बोल देते हैं परमानेंट या सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी दो कुछ कंडीशन भी आती हैं। तो सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस की कुछ कंडीशंस हैं कि ऐसा कब होगा कि ये सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस हो। कंडीशन समझ लेते हैं। तो यहाँ 3-4 कंडीशन लिखूंगा जो बेसिक रहेंगी, सभी को याद रहती हैं। पहला ये है कि जो लाइट आ रही है सोर्स से वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। तो लिख सकते हैं ऐसे, लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक कलर की लाइट होनी चाहिए। ठीक है, पहला हो गया लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। दूसरा, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस हो, जो लाइट आ रही है वो एक जैसा हो, या हम इसको बोल सकते हैं द सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। ऐसे लिख लो, लाइट, द लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। जो लाइट आएगी वो कैसी होनी चाहिए, कोहेरेंट इन नेचर होनी चाहिए। दूसरा, ये फेज डिफरेंस क्या होगा, एक जैसा होगा। अगर कोहेरेंट है तो फेज डिफरेंस भी एक जैसा होगा। तो यहां ऐसा भी लिख सकते हो, फेज डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट हो गया। अगर आगे देखें तो इसमें 1-2 पॉइंट और आएंगे, जैसे कि एक ही डायरेक्शन में चलनी चाहिए। यहां ऐसे लिख सकते हैं, लाइट मस्ट बी ट्रेवल्ड इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में लाइट चले। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए। या लिख सकते हैं सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। देखो, पोलराइजेशन वाला टॉपिक आपके यहाँ है नहीं, बहुत पहले डिलीट हो गया था ये, तो उसको डायरेक्ट याद रख लेना है कि सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो परमानेंट या सस्टेन इंटरफ्रेंस के कंडीशन के हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट करें। मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं, फिर कंटिन्यू करते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, क्लियर। चलिए, बात करेंगे हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑफ लाइट, तो देखो सबसे पहले हम बात करें डिफ्रैक्शन के बारे में। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है, जब लाइट किसी भी नैरो अपर्चर या नैरो होल से पास होती है तो क्या होती है, वहां से कॉर्नर्स पे जाते से ही वो स्प्रेड आउट हो जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, कॉर्नर्स पे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक ऐसा होल बना लूं, इतना सा। ठीक है, ऐसे बना देता हूं, ऐसे। ये एक नैरो होल है, यहां से यहां तक। अब लाइट आ रही है, कैसे आ रही लाइट, यहां से अगर लाइट आएगी तो यहां पर अगर मैं स्क्रीन लगा दूं, कोई पर्दा लगा दूं, तो मैं अगर देखूंगा तो लाइट इतने में दिखनी चाहिए, इसके सामने जैसे सिर्फ इतने में दिखनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता कुछ ऐसा है कि जब लाइट आती है ना तो कॉर्नर्स पे जाते से ये स्प्रेड आउट होती है, कॉर्नर्स पे जाते से स्प्रेड आउट होती है, और हमें इतने में दिखाई देता है लाइट। लाइट कितने में, ये यहां दिखाई दे रही है। इसी प्रोसेस या इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। द बेंडिंग फिनोमेना, द बेंडिंग फिनोमेना of light when it passes
when it passes from a narrow aperture or small obstacle and spreading into the regions of its geometrical shadow. ये हमारा स्टेटमेंट है किसका, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। समझेंगे इसे कैसे क्या हो रहा है। देखें, जैसे मैंने यहां पे एक नैरो अपर्चर ले लिया, ऐसा ऐसा इतना, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था, ये मान लो स्क्रीन बना दी, क्या बना दी स्क्रीन। मैंने यहाँ पे लाइट सोर्स रखा, मान लो मैंने टॉर्च रख दिया जला के, टॉर्च को ऑन कर दिया, तो जो टॉर्च को ऑन करके रखेंगे तो इसकी जो लाइट है वो कितने में पड़नी चाहिए, इतने में, सामने जितना बड़ा होल है उतने में लाइट पड़नी चाहिए। लेकिन होगा कुछ ऐसे, लाइट हमारी ऐसे चलेगी और जैसे ही कॉर्नर में पड़ेगी ये स्प्रेड आउट होगी। तो ये क्या दिखाएगा, लाइट यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, यहां तक। इसके यहां से ए डैश, इसका नाम दे देते हैं ए डैश, इसका नाम दे देते हैं बी डैश, इस नैरो अपर्चर का नाम दिया है ए बी। दिस इज व्हाट, नैरो अपर्चर, ऐसे, ठीक है। ये नैरो अपर्चर था, इतना था ये वाला। अब लाइट क्या यहां से इतने में दिखनी चाहिए थी, लेकिन लाइट दिख कितने में रही, इतने में, ए डैश बी डैश। जैसे ही कॉर्नर पड़ती है क्या, स्प्रेड आउट हो जाती है। उसका रीजन यही है कि वेव नेचर रहता है लाइट का, तो वो वेव फ्रंट के फॉर्म पे चलेगी, इस वजह से ऐसा होता है। और यहां वाला जो पोर्शन है इधर, ये रहेगा हमारा, जिसे बोलेंगे हम लोग शैडो। ये लिख लेते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो, ठीक है। और यही अगर ऑब्स्टिकल के केस में लेते तो वहां भी ले सकते थे। मान लेते हैं मैं इतना बड़ा ऑब्स्टिकल ले लेता हूं, ये मैंने सोर्स लिया। अब अगर यहाँ स्क्रीन लगी हुई है तो मुझे इसका जो साइज है, मान लो ये 2 इंच का साइज है या 1 इंच का साइज है या 10 सेंटीमीटर ले ले, तो 10 सेंटीमीटर में हमें शैडो दिखनी चाहिए। लेकिन होगा कुछ ऐसा, हमें शैडो ऐसे दिखेगी, लाइट ऐसे जाएगी, जैसे ही कॉर्नर पे पड़ेगी क्या होगी, बेंड होगी, ऐसे जाएगी। और हमें शैडो कहां से कहां तक दिखेगी, यहां से ए डैश बी डैश, ये वाला शैडो वाला रीजन रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर हमें लाइट दिखेगी, यहां तक लाइट नहीं दिखेगी, ए डैश बी डैश। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको बोल देते हैं स्मॉल ऑब्स्टिकल। कौन सा है, ए बी है ना, ए से बी तक। ये हमारा क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको अगर आप देखना है तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे, तो 2 ब्लेड ले लेंगे, क्या लेंगे, 2 ब्लेड ले लेंगे, कुछ ऐसे ऐसे करके 2 ब्लेड ले लेना है। ये पहला ब्लेड का भाई कैसा शेप रहता है आप देख लेना अपने हिसाब से, मैं ऐसे बना देता हूं रफली, ठीक है। ऐसे 2 ब्लेड, एक ब्लेड ये ले लिया। दूसरा जो ब्लेड लेंगे तो उसकी जो दूसरी एज रहेगी ना, वो एज इसके बहुत ही पास रखेंगे। क्या रखेंगे, बहुत ही पास। इस चीज का ध्यान रख लेना, ऐसे ऐसे। ये मैंने क्या, 2 ब्लेड लिए, ये ब्लेड 1 है, ये ब्लेड 2 है। दोनों को मैंने क्या किया, बहुत पास रखा। दोनों की एज जो है ना वो बहुत पास रहेगी, ऐसे एकदम पास। और फिर आप लाइट की तरफ देखोगे, क्या करोगे, लाइट की तरफ, या ऐसे रखो, फिक्स कर सकते हो इसको, दोनों को। हम किसी एक थर्माकोल की शीट ले लेते हैं, छोटी सी थर्माकोल की शीट, उसमें पहले वाले ब्लेड को ऐसे लगा दो। ये थर्माकोल की शीट हो गई, ऐसे ले लेते हैं, दिस इज व्हाट, थर्माकोल शीट। ऐसे ये थर्माकोल की ऐसी शीट ले लेना आप, है ना, ऐसे। उसमें इसको पहले वाले ब्लेड को दबा देना। अब दूसरे वाले ब्लेड को उसके ऊपर रखना है, पकड़ना पड़ेगा आपको, है ना। उसकी एज के पास में रखोगे, मतलब पहला वाला ब्लेड ऐसा हो गया, मान लो इस टाइप से। अब मैंने दूसरे वाले, ये फिक्स हो गया, इसको आप क्या करना, ऐसे पास लेके जाना, ऐसे एकदम पास। आज एकदम जब बहुत पास होगा, इनके बीच का जो गैप रहेगा वो मिलीमीटर के ऑर्डर में रहे, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर। जितना गैप कम रहेगा ना, मतलब जितना इन दोनों के बीच का गैप कम रहेगा, स्लिट का विड्थ बोलते हैं, विड्थ ऑफ द स्लिट, जितना कम रहेगा उतना अच्छा डिफ्रैक्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जब आप देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई देगा,
कैसा, लाइट आपको ऐसी नहीं दिखेगी, लाइट आपको कुछ ऐसे दिखेगी, ऐसे लाइट दिखेगी इस टाइप से। ये हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, मतलब सेंटर पे लाइट ज्यादा दिखाई देगी, फिर लाइट कम दिखाई देगी, फिर कम, इस टाइप से दोनों साइड आपको दिखेगा। इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये जो सेंटर पे है इसे बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर ये फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, ऐसे करके ये डार्क फ्रिंजेस है ना, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आपको देखने को मिल सकता है अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितने टाइप का होता है ये, तो टाइप समझ लेते हैं, या इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है, टाइप समझ लेते हैं। तो ये 2 टाइप का रहता है, कितने टाइप का रहता है, 2 टाइप का रहता है, ठीक है। ये इधर लिख देते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के 2 टाइप रहेंगे, पहला आएगा जिसे बोलेंगे हम फ्रेस्नेल, पहले वाले को बोलेंगे फ्रेस्नेल, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। एच नहीं है शायद इनकी स्पेलिंग में, है ना, इनकी स्पेलिंग में एच नहीं है, वो आप देख लेना। दूसरा रहेगा जिसे बोलेंगे फ्रॉनहोफर, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, अंतर तो काफी है, मतलब मेजर डिफरेंस है, बट समझने के लिए दोनों को जस्ट अपोजिट रखेंगे। फ्रॉनहोफर, पहले फ्रेस्नेल की बात करें तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो सोर्स है और जो स्क्रीन है, जैसे सोर्स हमने ये लिया हुआ है, दिस इज व्हाट सोर्स, दिस इज व्हाट स्क्रीन, और ये है नैरो अपर्चर, इन तीनों के बीच का गैप जो है बहुत कम रहेगा, मतलब सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस वेरी क्लोज टू द नैरो अपर्चर और स्मॉल ऑब्स्टिकल, सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द नैरो अपर्चर, इसे बोलते हैं फ्रेस्नेल, इसे क्या बोलेंगे, फ्रेस्नेल। तो ये लिख सकते हैं सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड very close to the narrow aperture, या ऑब्स्टिकल भी लिख सकते हो, यहां पर वही डिफरेंस ज्यादा रहेगा और कोई अंतर नहीं है, तो ये लिख सकते हैं सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड, एक डिफरेंस और है मैं बता देता हूं थ्योरी में, प्लेस्ड अवे, या लिख सकते हैं प्लेस्ड अवे फ्रॉम द नैरो अपर्चर, ठीक है। तो एक डिफरेंस और रहता है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन नॉर्मली हमें दिख जाएगा, किसी लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को देखने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसमें किसी भी लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो ये हमारा हो गया डिफ्रैक्शन। अब हम इसका एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसे बोलते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वहां पर हम फ्रिंजेस के बारे में बात करेंगे कि उनकी पोजीशन क्या रहेगी। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है बजाय इसके डेरिवेशन की। डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, ठीक है। यहां पे सिंगल स्लिट के थ्रू डिफ्रैक्शन देखना है। सबसे पहले हम डायग्राम पे फोकस करेंगे, डायग्राम कैसे बनेगा, फिर हम बात करेंगे। सिंगल स्लिट का मतलब एक ही स्लिट लेना है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, मान लेते हैं ये सिंगल स्लिट है, डायग्राम हम ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा मैं स्लिट की विड्थ थोड़ा ज्यादा रखूंगा, बाकी ये बहुत कम रहता है मिलीमीटर के ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ ले लिया हमने, इसको नाम दे देते हैं ए बी, इस विड्थ का जो साइज है वो ए है, स्मॉल ए। यहां हमने सोर्स ले लिया,
तो यहां से जो वेव फ्रंट आ रहे होंगे वो पैरेलल मतलब प्लेन वेव फ्रंट आ रहे होंगे। कैसे? प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रहे होंगे। दीज आर वेव फ्रंट्स, दीज आर वेव फ्रंट्स। ये क्या है? वेव फ्रंट्स। कौन सा? प्लेन वेव फ्रंट। तो लाइट तो ऐसे आएगी ना परपेंडिकुलर, लाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी ना वेव फ्रंट से। तो मैं लाइट को यहां ऐसे बना देता हूं, लाइट ऐसे आ रही, यहां से भी थोड़ा इनकी लेंथ ज्यादा करनी पड़ेगी, ऐसे इनकी लेंथ थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं। ठीक है, ये वेव फ्रंट है, पैरेलल ऐसे आ रहा है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट ऐसे ही चलता है। जैसे यहां पर आएंगे इस जगह स्लिट के पास, यानी कि होल के पास, नैरो होल जो हमने बना रखा है, इसमें आते से क्या होगा? यहां जैसे पर यहां के जितने पार्टिकल्स हैं, यहां पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। यहां के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। यहां के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट होंगे। अब इनमें वाइब्रेशन होगा और फिर ये क्या करेंगे? आगे नया वेव फ्रंट बनाते जाएंगे। यही बताया था पहले हमने वेव थ्योरी में। यहां हमने स्क्रीन लगा दी है, दिस इज व्हाट स्क्रीन, यहां गई बना लेते। ठीक है, बना लेंगे अभी। ये लो, ये हो गया हमारा स्क्रीन, जिसमें हमें इंटरफेरेंस दिखाई देगा। अब लाइट ऐसे आई, जैसे ही यहां पड़ेगी लाइट तो होगा क्या? अगर मान लो डिफ्रेक्शन ना होता तो ये लाइट ऐसे चली जाती। कैसे? ये वाली सीधी चली जाती। यहां एक लेंस लगा लेते हैं हम, यहां एक लेंस लगा लेते हैं ऐसे, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हमने विड्थ ज्यादा ली है और हम फ्रॉन ऑफर डिफ्रेक्शन की बात कर रहे हैं। ये हमने लेंस लगा दिया, ये इसका हो गया पोल पॉइंट। ठीक है, तो यहां वाली लाइट सीधे ऐसे आ रही, ये वाली सीधे ऐसे आ रही, ये वाली लाइट ऐसे जा रही। जैसे लेंस में पड़ती है, अगर डिफ्रेक्शन ना होता तब की बात है, तो ये तो सीधे ही जाती है ऑप्टिकल सेंटर से। ये क्या होती है? कन्वर्ज। ये क्या होता है? कन्वर्ज। ऐसा कुछ हो रहा होता। ये पॉइंट ओ ले लिया हमने, क्या ले लिया? पॉइंट ओ ऐसे। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में तो कुछ यहां पे लाइट जो होती है बेंड हो जाती है। बेंड कैसे हो जाती है? क्यों? नैरो होल है, यहां पे जैसे लाइट पड़ेगी बेंड होगी। कैसे बेंड होगी? मान लेते हैं थीटा एंगल ऐसे बेंड हो गई, क्या इधर चली गई, इधर, यहां से ये थीटा एंगल बेंड हो गई। तो अगर ये थीटा बेंड हुई थी, ये भी थीटा एंगल बेंड होगी, ये भी थीटा एंगल बेंड होगी, और ये यहां पर मिल जाएंगी इस पॉइंट पी पे। तो डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें कहां मिलेगा? डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें यहां पे देखने को मिलेगा। ये बेंड होना क्यों हो रहा है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थीटा एंगल हमने बेंड करी। तो अगर देखा जाए तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस होगा, इसको मैं ऐसे डैश डैश बना देता हूं। पाथ डिफरेंस कितना होगा वो देख लेते हैं। तो ये होगा पाथ डिफरेंस। ये वाला अगर बी से पी तक का डिस्टेंस देखें तो ज्यादा होगा ए से पी के कंपेयर में। मतलब इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है, बीपी से एपी के बीच में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? पाथ डिफरेंस P इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? बीपी माइनस एपी। भाई बी से पी का लेंथ ज्यादा है, ए से पी का कम है। कितना ज्यादा है? तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर। इसका नाम दे दिया ए सी, दे देते हैं। कहीं दिया तो नहीं? नहीं दिया। ए सी हमने यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब यहां से यहां तक का ये वाला जो डिस्टेंस है, यही पाथ डिफरेंस दे रहा है बी से सी को। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं बी सी। क्या लिख सकते हैं? बी सी। भाई पाथ डिफरेंस तो इतना ही हुआ ना, दोनों के बीच में इतना सा अंतर है। अब हम इसको निकाल भी सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, जितना ऑरिजेंटल से उतना वर्टिकल से। तो ये थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहां एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी, इस ट्रायंगल की बात करें, बी ए सी, इस ट्रायंगल की, तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू लगा दो। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए बी। तो यहां से बी सी की वैल्यू आ गई, कितना आया? ए बी साइन थीटा। तो बी सी यानी कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई? ए बी की वैल्यू को हम ए लिख सकते हैं, विड्थ ऑफ द स्लिट, ए साइन थीटा।
तो ये चीज क्लियर हो गई, पाथ डिफरेंस कितना आ गया, ए साइन थीटा, इसी को हम लिख रहे हैं पी, पाथ डिफरेंस इक्वल टू ए साइन थीटा, ऐसा। ठीक है, पाथ डिफरेंस की वैल्यू पता चल गई हमें। अब एक्चुअल में यहाँ पर ये बेंडिंग क्यों हो रही थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो लाइट आ रही है ना वेव फ्रंट के फॉर्म पे आ रही है, यहाँ जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, ऑसिलेट करना, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, वेवलेट्स हैं ये, तो सारे वेवलेट्स चलना शुरू करेंगे, सभी डायरेक्शन में चलेंगे। जब सभी डायरेक्शन में चलते हैं तो एक डिफ्रेक्शन होता है, उस वजह से क्या होता है, इसका एक इसका जो बेंडिंग है वो हो जाता है। ठीक है, और इंटरफ्रेंस पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बारे में। तो पॉइंट, सेंटर पॉइंट पे जो हमें मिलेगा, स्क्रीन के जो सेंटर पे मिलेगा, वो मिलेगा हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो वो समझ लेते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बारे में। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये पूछा जाता है ना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैसे बन रही थी। सेंटर पे जो फ्रिंज है उसे हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। तो देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनने का रीजन ये है कि इस अगर पूरे अपर्चर की बात करी जाए तो लाइट का आधा पार्ट इतना और आधा पार्ट इतना, यहां से जो लाइट आ रही है और इतने से जो लाइट आ रही है, दोनों जो है वो सेम फेज में चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, सेम फेज में। सेम फेज में अगर चलेंगे और मिलेंगे तो वहां क्या होगा, कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कंस्ट्रक्टिवली। अगर कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगे तो वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो यहां ऐसे लिख सकते हैं, द लाइट, ऐसे लिख लेते हैं, द लाइट या वेव फ्रंट, लाइट पासेस फ्रॉम द नैरो अपर्चर, नैरो अपर्चर, नैरो अपर्चर से जब लाइट पास हो रही है, देन अब नाम दे देते हैं, मैं इसका नाम दे देता हूं एडी एंड बीडी। ये देखो एडी और बीडी ऐसे ले लिया, ए से यहां तक इस पॉइंट का नाम डी दे दिया, और इसका ये हो गया एडी और ये हो गया बीडी। ठीक है, एडी एंड बीडी अपर्चर, देन एडी एंड बीडी टू इक्वल हाफ, AD and BD, two equal half, has the same wavelength, same phase difference, phase, same phase. ठीक है, when they, अब ये दोनों पार्ट की बात हो रही, एक पार्ट ये लिया एक पार्ट ये लिया, तो इसका वेवलेंथ बोल सकते हैं λ/2 होगा, इसका वेवलेंथ भी λ/2 होगा अगर लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है तो फाइनली हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो AD वाला पार्ट है, जो BD वाला पार्ट है, वो दोनों क्या है, सेम फेज में मिलेंगे। कहां, पॉइंट O पे। ठीक है, तो क्या लिखा, व्हेन दे रीच at point O, then the brightness of fringe is maximum। यहां लिख सकते हैं ड्यू टू कंस्ट्रक्टिवली सोर्स भी लिख सकते हैं, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन आपको ध्यान होगी। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। मैक्सिमम लिख लो, लिखने की जरूरत नहीं रहती है इसको, है ना। तो ये हमारा एक रीजन रहता है ब्राइट फ्रिंज बनने का। वहां पर जो मिलेंगे दोनों पार्ट जो है ना, वो λ/2 और λ/2 वेवलेंथ के ऑर्डर पे होंगे, दोनों आधे आधे हैं,
अब वो λ/2 जब रहेंगे तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है जब पॉइंट O पे मिलते हैं वो फेज डिफरेंस एक जैसा रहता है। फेज डिफरेंस एक जैसा रहने की वजह से वहां पर ब्राइटनेस ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये हमारा है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का। अब आ जाते हैं इसके आगे, बात करेंगे हम लोग पहले डार्क फ्रिंजेस के बारे में, या हम इसको ऐसा बोल देते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा, या डार्क फ्रिंज भी लिख सकते हैं, डार्क फ्रिंज। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं, इसमें देखो डेरिवेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं ना, उतना ही करेंगे तो ज्यादा बेटर है, बाकी समझ लेंगे थोड़ा सा, बाकी सिर्फ ध्यान रखने वाली चीज है। अब जैसे यहां पर डिफ्रेक्शन हो रहा है यहां पर पॉइंट पी में, तो भाई डार्क फ्रिंज बने उस कंडीशन में पी की वैल्यू कुछ ऐसी हो, कैसी हो, तो यहां लिख लेते हैं लेट द पॉइंट पी, आपको याद रख लेना है ना, पॉइंट पी इज सो लोकेटेड that the path difference is पॉइंट पी कुछ ऐसा हो, ऐसी जगह पर हो कि पाथ डिफरेंस हो वो एन लैम्डा के बराबर हो। किसके बराबर? एन लैम्डा। अब सॉरी, अब एक बात का ध्यान रखना कि एन लैम्डा तो हमें देखा देखा लग रहा है, क्योंकि इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट में मैक्सिमा की कंडीशन आती है, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है, या मिनिमा की आती है, ऐसे ध्यान रहेगा। तो पाथ डिफरेंस एन लैम्डा अगर रहेगा, पॉइंट पी ऐसी जगह पर हो, लोकेशन की बात कर रहे हैं कि पाथ डिफरेंस कितना हो, एन लैम्डा, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये पाथ डिफरेंस जो आया था ना छोटा सा बी से सी तक, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ये कितना, एन लैम्डा के बराबर। अगर ऐसा होगा सो हम पाथ डिफरेंस को तो लिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ए साइन थीटा लिख रहे थे, ए साइन थीटा, एन लैम्डा हो गया, ये थीटा एन नाम दे देंगे क्योंकि ये भी nth के लिए है और ये भी nth के लिए है, तो ऐसा दे दिया। तो ए साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एन लैम्डा। अब यहां से हम क्या करें, एंगल थीटा बहुत स्मॉल होता है, यहां लिख सकते हैं वी नो दैट थीटा इज वेरी स्मॉल, सो हम साइन थीटा को ही थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा एन को क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो यहां पे थीटा एन की वैल्यू आ जाती है, जिसको हम लिख सकते हैं ए से डिवाइड करें तो क्या आएगा, एन लैम्डा बाई ए। और इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना है, क्या करना है, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है। ऐसा पाथ डिफरेंस हम एन लैम्डा लेने थे, जैसे एन लैम्डा लिया तो मिनिमा कैसे बना वो समझेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो मैं एन की जगह 1 रख देता तो कितना आता, लैम्डा। अब वो जो पाथ डिफरेंस लैम्डा आ रहा है वो दो पार्ट में हम स्प्लिट कर देते, पहले पार्ट का पाथ डिफरेंस λ/2, दूसरे का λ/2। जब दोनों उस वेव फ्रंट से चलना शुरू करते हैं, कहां से, यहां से, भाई पाथ डिफरेंस तो ये कितना हो गया, λ/2। तो वो जब पॉइंट ओ पी पे पहुंचते हैं ना, उस समय ये अपोजिट फेस में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, अपोजिट फेस में, मतलब फेज एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। और फेज एंगल अगर 180 डिग्री होता तो वहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी, पता है हमें, तो वहां पे कैसी फ्रिंज बनती, डार्क। ये रीजन रहता, मान लो 2 लैम्डा अगर पाथ डिफरेंस लेते तो उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते, लैम्डा और लैम्डा के पार्ट में, वो पहला लैम्डा आधा, आधे वाले को लैम्डा। अब जब यहां से चलना स्टार्ट करते, जब पॉइंट पी पे मिलते, कहां मिलते, पॉइंट पी पे जब मिलते तो उनका फेज डिफरेंस कितना होता, 180 डिग्री। मतलब फाइनली ये है, मिनिमा इसलिए बनता है क्योंकि फेज डिफरेंस जो है वो दोनों वेवलेट्स चलेंगे, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है 180 डिग्री हो जाता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री फेज डिफरेंस होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे की ब्राइटनेस को डिक्रीज कर देते हैं या कम कर देते हैं, इसलिए डार्क फ्रिंज बनती है। ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखना। ये हमारा हो गया एंगुलर पोजीशन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहां लिख सकते हैं एंगुलर पोजीशन, ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा इज, तो यहां ये फॉर्मूला ऐसे लिख दे, थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए, ऐसे।
अब जैसे इसे फर्स्ट पूछ लेता कि पहले वाले की पोजीशन बताओ, तो ये लिख लेते फर्स्ट एंगुलर पोजीशन, ऐसे लिखो, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, पहले मिनिमा का। तो ये हम इसको लिख देते हैं θ1 और ये होता है λ/a। याद रखेंगे, यही काम आता है, इन्हीं को डायरेक्ट पूछा जाता है। सेकेंड की बात करते हैं θ2 कितना होता, 2 λ/a। थर्ड की बात करते, ऐसे मान लो यहां लिख लेता हूं, फिफ्थ की बात कर लेता हूं, तो ये आता θ5 = 5 λ/a। ऐसे चलता रहेगा ये। तो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। अब ऐसे ही हम बात करेंगे मैक्सिमा के बारे में। किसके बारे में? मैक्सिमा, वो भी देख लेते हैं। सिर्फ फॉर्मूला इसका ये याद रखना है, n λ/a है ना। तो सेकंड हमारा आ जाता है इसमें, कौन सा पॉइंट है? तीसरा होगा, पहला हो गया था ये, दूसरा है कंडीशन फॉर सेकंड की बात करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। कंडीशंस फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकेंडरी मैक्सिमा नाम देंगे, या इसको हम बोल सकते हैं ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। सेकेंडरी मैक्सिमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेंटर पे ऑलरेडी एक मैक्सिमा बन चुका है, सेंटर पे ऑलरेडी ब्राइट फ्रिंज बनी हुई है, तो सेंटर पे ब्राइट बन जाती है, इसके बाद जो भी बनेगा अगल बगल वो सेकेंडरी नंबर, दूसरे नंबर का रहेगा, इसलिए इसको नाम देते हैं हम सेकेंडरी मैक्सिमम। अब यहां पर पॉइंट पी के बारे में बात करें, फिर से पॉइंट पी को हम ऐसा मानेंगे कि कुछ ऐसा है, लेट पॉइंट पी is so located that the path difference is, अब पॉइंट पी को हमने ऐसा मान लिया है कि जो पाथ डिफरेंस है वो है 2n + 1 इंटू λ/2। शायद यही है, एक बार देख लेता हूं, कंफर्म कर लेता हूं, सही है। हाँ, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस रहेगा। ये कब के बारे में बात हो रही है? हम ये बात हो रही है जब हम बात करेंगे यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा की। किसके बारे में? सेकेंडरी मैक्सिमा। तो पाथ डिफरेंस ऐसा होना चाहिए। क्यों होगा, कैसे होगा, बताएंगे। पहले ये समझ लेते हैं, अगर पाथ डिफरेंस ये हुआ, ठीक है, पाथ डिफरेंस, तो यहां पर हम पी को तो ऐसे भी लिख सकते थे, a sin थीटा लिख सकते थे, तो ये आ गया 2n + 1 इंटू λ/2। और साइन थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं θn डैश, डैश में नाम अलग से दे रहा हूं ताकि अंतर रहे, डिफरेंस रहे, किसमें? ब्राइट और डार्क में। तो इसको ले ऐसे लिख सकते हैं 2n + 1 इंटू λ/2a। ये हमारा आया एंगुलर पोजीशन, यहां लिख सकते हैं एंगुलर पोजीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम, nth सेकेंडरी मैक्सिमम लिखें, फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमम। ये ऊपर वाली जो कंडीशन है ना, ये है। अब जैसे इसमें फर्स्ट ऑर्डर का पूछे तब क्या लिखेंगे, सेकेंड ऑर्डर पूछे तब क्या लिखेंगे, तो यहीं पर लिख लेते हैं इसको, यहां लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखें तो ये लिख लेते हैं एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। तो इसके लिए ऐसे लिखेंगे θ1 डैश, फर्स्ट पूछा है तो n = 1 रखो, तो कितना आता? 3/2 λ/a, यही आता भाई। ये कितना हो जाता है? n = यहां वैल्यू रख लेना, n = 1 2 3, ऐसे 4 5 6 ऐसे करके कंटिन्यू बढ़ा लेंगे। तो जैसे n = 1 रखा तो कितना हो गया? 2 1 3 3/2 λ/a। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट के लिए।
यही अगर सेकंड की बात करते तो क्या आता, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम। सेकंड की बात करते तो फॉर्मूला हो जाता थीटा 2 डैश 5/2 लैम्डा आता, 5/2 लैम्डा बाई। थर्ड की बात करते तो 7/2, फोर्थ बात करते तो 9/2, ऐसे चलता रहेगा। अब पॉइंट ये है कि ऐसा कैसे हो रहा है, जैसे हम फर्स्ट के बारे में बात करें, पहला जो सेकेंडरी मैक्सिमम बना उसमें अगर देखा जाए तो पाथ डिफरेंस हमारा कितना हुआ, 3/2 लैम्डा हुआ। भाई अगर यहाँ रख के देखो पहला तो 2 1 3 3/2 लैम्डा हुआ। 3/2 लैम्डा का मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो पाथ डिफरेंस बन रहा था, ये जो पाथ डिफरेंस बन रहा था वो 3/2 लैम्डा है। तो अब इसके पूरे विड्थ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में, 3। अब 3/2 है तो पहला वाला पार्ट λ/2, दूसरा λ/2, तीसरा λ/2। भाई 3 हो गए λ/2, तो 3/2 लैम्डा हो गया। अब जब ये जाएंगे तो पहला वाला λ/2 और दूसरा वाला λ/2 जब यहां मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, अपोजिट फेज में। अपोजिट फेज में मिलेंगे, वहां ब्राइटनेस क्या होगी, बिल्कुल नहीं, खत्म हो गया। 180 पे मिलेंगे ना, अपोजिट मतलब 180 डिग्री, तो वहां पे ब्राइट फ्रिंज नहीं बनेगी, डार्क बनेगी। लेकिन एक λ/2 तो और बचा ना, 3 थे ना, 2 तो खत्म हो गए ना, 2 तो डिलीट हो गए एक तरह के। तीसरा वाला जो है वो ब्राइटनेस दिखाता है, इसकी वजह से ब्राइट फ्रिंज बनती है। अगर मैं मान लो सेकंड की बात करता, 5/2 लैम्डा लेता, n = 2 लेते तो 5/2 लैम्डा, तो इसी पार्ट को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देते पूरे को, पाथ डिफरेंस जो आ रहा है, तो 4 तो डिलीट हो जाते, 4 तो कैंसिल हो जाते क्योंकि अपोजिट फेस में मिलते। जो फिफ्थ वाला है वो क्या बनता है, वो बनाता है ब्राइट फ्रिंज। तो ये रीजन रहता है ब्राइट फ्रिंजेस बनाने का। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, फिर इसके बारे में बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, सही है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अभी इसके बारे में। अब देखेंगे इंटेंसिटी का कर्व, देखेंगे क्या देखेंगे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर डिफ्रैक्शन। यहां लिख सकते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर डिफ्रैक्शन। इंटेंसिटी कैसे कैसे डिवाइड हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इंटेंसिटी के लिए हम ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया हमारा इंटेंसिटी वाला पार्ट। कौन सा, इंटेंसिटी वाला, ये वाला। ठीक है, और ये हमारा एंगुलर पोजीशन शो करेगा, ये वाली जो पार्ट चल रहा है ये एंगुलर पोजीशन बताएगा। तो यहां पर जो सेंट्रल ब्राइट रहता है ना, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है। ये सेंट्रल ब्राइट है, क्या बोलेंगे इसे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ऐसे। इसके बाद जो बनेगी उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम, ऐसे। यहां पर भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, यहां से यहां तक इसकी विड्थ रहेगी, ये λ/a, ये 2 λ/a, इधर आएगा 3 λ/a। ये एंगुलर पोजीशन, इसे बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। या थीटा भी बोलेंगे इसे। यहां पर आएंगे तो माइनस का λ/a, माइनस का 2 λ/a, ऐसे। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, इसे बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये फर्स्ट ब्राइट है, इसे बोलेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। ये सेकेंडरी मैक्सिमम। और ये मिनिमा वाला है, कौन सा, ये वाला। ये हो गया हमारा, ये जो पहला ऐसे बनेगा, इसे बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा। ये हो गया सेकेंड मिनिमा। याद होगा आप लोगों को, ये ऐसे वाला जो पोर्शन रहता है ना, शिवलिंग वाला, शंकर जी जैसा शिवलिंग रहता है ना, उस टाइप का जो पोर्शन रहेगा वो ब्राइट के लिए रहेगा, और ऐसे जो रहेगा उल्टा वो डार्क के लिए रहेगा।
शंकर जी हैं तो ब्राइट बनना ही चाहिए, जीवन में भी ब्राइटनेस रहेगी, और जो ऐसा रहेगा उसमें हम लोग रहेंगे मिनिमा या डार्कनेस में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा, याद करने का तरीका मैंने बताया, बाकी आप कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हम बात करेंगे कि जो एंगुलर विड्थ है इसकी, किसकी, सेंट्रल ब्राइट की, और जो लीनियर विड्थ है, दोनों के वैल्यू क्या आएगी दोनों की। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लिख लेते हैं अगला टॉपिक हम, एंगुलर एंड लीनियर विड्थ। क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पज से, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई नीट हर जगह क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं, है ना। एंगुलर एंड लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मैं भी न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके, है ना, इसके क्वेश्चन भी रहेंगे उसमें, और इंटरफेरेंस के क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, जो रह गए थे। अब बात करें एंगुलर और इसके विड्थ के बारे में, तो ये मान लेते हैं नैरो, ये विड्थ थी, ये हमने ले लिया स्लिट, ये है सोर्स, यहां से लाइट आ रही होगी ऐसे ऐसे, और ये स्क्रीन बना लेते हैं। तो यहां पर जब लाइट जाएगी तो कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, इसको एक काम करो ना, सोर्स बहुत दूर रख दिया है, इतना दूर रखना नहीं चाहिए था, सोर्स हम यहीं पर ले लेते हैं, पास में रहता है बहुत क्लोज, इसलिए यहीं पर ले लेते हैं, है ना, ऐसे ये ज़्यादा क्लियर बनेगा। ऐसे ये हमारा है विड्थ, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का थिकनेस है। ये हो गया हमारे पास एक एंगल थीटा, एंगुलर सेपरेशन, ये हो गया थीटा, ऐसे ये सोर्स हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो अगर ग्राफ बनाना चाहे तो मैं ऐसा ग्राफ बना सकते थे, अभी जो बनाया था ना, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, फिर आगे वाला बनेगा, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है, इसको बीटा 0 से डिनोट करते हैं, किससे, बीटा 0 से। ये है विड्थ, इसे बोलते हैं बीटा 0। ठीक है, एंगुलर विड्थ के बारे में बात करें, और आगे ऐसे ग्राफ बन रहा होगा, आगे ऐसे ग्राफ बन रहा होगा, जो अभी ग्राफ बनाया ना ये वाला, ये जो इसी को ऐसा घुमा दो, ऐसा घुमा दो, तो ये वाला आ जाएगा। हमें फाइनली बीटा 0 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसे बोलते हैं बीटा 0 को एंगुलर विड्थ। बीटा 0 को ऐसे लिख सकते हैं, ये लीनियर विड्थ, एक्चुअल में एंगुलर विड्थ को हम ऐसे लिखेंगे, पहला एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ इसका कितना हुआ, ये तो इतना हुआ पूरा 2 थीटा, तो इसे लिखेंगे 2 थीटा इक्वल टू, अब थीटा की वैल्यू क्या थी, तो थीटा की वैल्यू अगर बात करें तो ये पहला वाला क्या बनेगा, मिनिमा, और ये भी क्या बनेगा, मिनिमा, तो पोजीशन ऑफ मिनिमा लेना है। अब मिनिमा के लिए विड्थ कितना आया था, n लैम्डा, तो ये कितना हो गया 2n लैम्डा, 2 लैम्डा बाय ए। भाई थीटा की वैल्यू तो लैम्डा बाय ए थी ना, थीटा क्या था हमारा, लैम्डा बाय ए, थीटा यही आया था ना, पहला वाला मिनिमा जो आया था लैम्डा बाई ए आया था, तो ये 2 थीटा है, तो क्या होगा 2 लैम्डा बाई ए, तो ये आ गया एंगुलर विड्थ। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा हमारे पास लीनियर विड्थ, ये मैक्सिमा की बात हो रही है ना, लीनियर विड्थ को हम डिनोट करेंगे बीटा 0 से, कौन सा, ये बीटा 0। बीटा 0 क्या, अब याद करो फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये है कैपिटल डी, सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कैपिटल डी। तो यहां पर अगर लिखें तो भाई फॉर्मूला क्या लगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यही हुआ। तो बीटा 0 क्या आता है, 2 थीटा इंटू डी, 2 थीटा इंटू में डी, 2 थीटा मतलब एंगुलर विड्थ, आई इंटू में डी, तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला रख दो 2 लैम्डा बाय ए, और डी का इसी में क्या कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, और लैम्डा डी बाई ए जो आता है ये एंगुलर विड्थ होता है, लैम्डा डी बाई ए, सॉरी लैम्डा बाई ए एंगुलर विड्थ होता है मिनिमा के लिए। फिलहाल हमें अभी ये समझना था, लीनियर विड्थ हमें पता चल गई, किसकी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की।
ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे पोजीशन के जिनके न्यूमेरिकल आते हैं। जो मिनिमा रहेगा उसकी पोजीशन क्या रहेगी, एंगुलर पोजीशन हमने देख ही रखी है, बस यहाँ पे 2-3 पॉइंट समझने हैं, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, या हम बोल सकते हैं इसी को ब्राइट नहीं, डार्क ले लो, पहले डार्क ले लो, nth डार्क फ्रिंज, या बोल सकते हैं मिनिमा, या डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा, ऐसे लिखो, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा। मिनिमा की डिस्टेंस जाननी है हमें। अभी हमने एंगुलर पोजीशन देखा था, तो जब डिस्टेंस का नाम आए ना तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, डी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे लिखेंगे एक्स एन इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला आया था लेमडा बाय ए आया था, याद होगा आपको, एन लेमडा बाय ए कर देते हैं, एन अगर है तो ऐसा। देखो भाई मैंने इधर क्या करा, मैंने एक्स एन को ये लिखा, एक्स एन इक्वल टू थीटा एन इंटू में डी, ये लिखा थीटा एन इंटू में डी, बराबर है। तो एक्स एन को एक्स एन लिखा, थीटा एन की वैल्यू आई थी एन लेमडा बाय ए, और डी का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो याद रह जाएगा आपको कि कैसे आया। जब भी आपसे बोले व्हाट इज द पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा की पोजीशन बताओ, तो एन को कितना लिखेंगे 3, फोर्थ बोलता तो 4 रख देते। जब डिस्टेंस बोले, एंगुलर का नाम आएगा तो एंगुलर डिस्टेंस बोलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे ब्राइट फ्रिंज के बारे में, यही लास्ट है, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, और इन्हीं के क्वेश्चन मिलेंगे बार बार, है ना। यही फॉर्मूले देख लेना जो मैंने 4-5 फॉर्मूले बताए हैं बॉक्स में बस, या इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमम। ठीक है, अब इसमें देखें तो फिर वैसे ही फॉर्मूला लगा दो, इसको लिख लो एक्स एन डैश इक्वल टू, क्या लिखेंगे, तो इसको लिख लेते हैं थीटा एन डैश आई इंटू में डी, बराबर है। तो एक्स एन डैश की वैल्यू आ जाएगी 2n+1 लैम्डा डी अपॉन में 2a। भाई थीटा एन की वैल्यू तो थी ना 2n+1 लैम्डा बाई 2a, डी का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्हीं के क्वेश्चन आते हैं 99%, ये एक और दूसरा ये, इनके न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, यही 2 फॉर्मूले आपको ज्यादा ध्यान रखने। ठीक है, अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल, देखते हैं, आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं देखता हूं न्यूमेरिकल। चलिए सारी चीजें क्लियर है, तो इसको मैं पहले सेव कर देता हूं इसी में, और फिर यहां से हम न्यूमेरिकल देखेंगे। एक्चुअली में न्यूमेरिकल वाले के लिए मैं लाया नहीं पेन ड्राइव, और इसी में सेव है शायद, मुझे याद है मैंने सेव करे थे। तो माई फोल्डर में ही कर देता हूँ। ठीक है, इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर होंगे, मुझे जहाँ तक याद है मैंने कहाँ कराया था, ये मिल गया, देखो है ना, ये अब आए हैं न्यूमेरिकल हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो मैंने करा रखे थे, मैंने पहले से इनको सेव रखा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये इंटरफेरेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन भी मिलेंगे, मतलब कंप्लीट जो चैप्टर के क्वेश्चन है ना, वेव ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, सारे है ना, पूछा जा सकता है। द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा इन YDSC इज I0, मतलब जो ब्राइट फ्रिंज बन रही, जो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है वो I0 है। फाइंड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑन विच पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 6
पहले पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 6 है, फिर लैम्डा बाई 4 है, फिर लैम्डा बाई 3 है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला जानना है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है, ऐसा होता है। इंटेंसिटी को लिखते हैं 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखेंगे, मैंने करा रखा है। तो ये इन्होंने जो ये इंटेंसिटी बोली है ना, इसको 4I0 ना बोल के इन्होंने सिर्फ I0 बोली है। क्या बोली है? I0। मतलब इस पूरे को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब ये 4I0 को हमने सिर्फ I0 ले लिया है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं I0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, और इस समय जो मैक्सिमा की बात हो रही है, तो पाथ डिफरेंस जो रहेगा, पाथ डिफरेंस वो लैम्डा रहेगा। पाथ डिफरेंस कितना रहेगा? लैम्डा। पी की वैल्यू लैम्डा रहेगी तभी ब्राइट बनेगा, ये हमें पता है। ठीक है, इंटरफेरेंस की बात हो रही है ना, इंटरफेरेंस ध्यान रखें। फिलहाल हमें फाई की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को एक बात पता है, फेज डिफरेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं 2π/λ इंटू पी, ये लिख सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है। मैं पाथ डिफरेंस लैम्डा रख देता हूं क्योंकि ब्राइट फ्रिंज बन रहा था, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था। मैक्सिमा बोल रहा मतलब जो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा होगा, तो यहाँ रख देते हैं, ये लिखा मैंने 2π/λ इंटू पी की जगह मैंने लैम्डा रख दिया। लैम्डा से लैम्डा कट हो गया तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया? 2π, सॉरी फेज डिफरेंस कितना आ गया? 2π। तो फाई की वैल्यू आ गई 2π, कितने आ गई? 2π। यहां अगर 2π रख दें तो मुझे इंटेंसिटी मिल जाएगी, ये इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो मैं इंटेंसिटी अगर सॉल्व करता क्या आता? I0 cos स्क्वायर, फाई की जगह मैंने रख दिया 2π अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया तो I कितना आया? I0 के बराबर। बोलो आया? क्या करा मैंने? 2 से 2 कट कर दिया, cos पाई, cos पाई होता है -1, -1 का स्क्वायर करते तो आता 1, और 1 का मल्टीप्लाई I0 में करते तो I0 आता। मतलब हमें फाइनली क्या है, जो स्टार्टिंग में दिया है उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी जो है वो I0 के बराबर आ रही है। अब क्या बोला है कि अगर पाथ डिफरेंस λ/6 है तब क्या होता? तो P अगर λ/6 है तो पहली कंडीशन है इफ P इक्वल टू λ/6, देन फेज डिफरेंस कितना होता? फाई इक्वल टू, भाई फेज डिफरेंस निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें फाई की वैल्यू है, ये फॉर्मूला तो हमारे पास ये है ना, फाई चाहिए, पाथ डिफरेंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फाई की पाथ डिफरेंस की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं, फाई की वैल्यू आ जाएगी। पाथ डिफरेंस दिया है λ/6, लैम्डा से लैम्डा 2 से 2 कट गया है, बचा कितना? π/3। लैम्डा से लैम्डा 2 से 3 को कट कर दिया, फेज डिफरेंस आ गया, सो इंटेंसिटी कितना होगा? I0। अब ये लिखा cos स्क्वायर 5/2 होता है, फाई की जगह पाई और 2 था तो 6 हो जाता। भाई मैंने फाई की जगह π/3 रख दिया, यहाँ पे π/3 रखा, 3 और 2 6 हो गया ना, मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पर देखें तो ये कितना आता? तो ये आ गया I0 cos π/6 मतलब हुआ 30, और cos 30 की वैल्यू होती है 1/√3/2, cos 30 है ना, √3/2 का होल स्क्वायर, और √3/2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा? 3/4 I0। ये आ गया हमारे पास इंटेंसिटी। ठीक है, ऐसे ही हम आगे के सारे पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आओ, तो यहां लिख लेते हैं इफ P इक्वल टू λ/, पहला 6 था, फिर इसको लिख रहे हैं λ/4, एक और कर देते हैं λ/4 वाला। अगर ऐसा है तो फाई की वैल्यू कितनी आती? 2π/λ इंटू पी। ठीक है, बाकी पूरा सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेशन आप कर लोगे। P की वैल्यू इस बार λ/4, तो ये आ गया π/2, भाई 2 से 2 कट गया तो π/2 बचा। वहां रखें अगर फॉर्मूला तो इंटेंसिटी क्या आता? तो इंटेंसिटी आती I0 cos स्क्वायर π/4 आता, आ जाता। अब π/4 मतलब 45, यानी कि 1/√2, ये आ गया 1/√2 का स्क्वायर। भाई π/4 मतलब 45, 1/√2 आया कॉस में, तो ये आ गया I0 अपॉन में 2। तीसरा वाला आप कर लोगे, तीसरा वाला आप करना,
पाथ डिफरेंस बार लैम्डा बाई 2 है ना, लैम्डा बाई कितना 3 है, 3 ले लेना, जो भी है आप कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। अच्छा एक और चीज, जैसे अभी वाले क्वेश्चन में तो हमें एक चीज क्लियर हो गई क्या, कि जो इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इन YDSC इज I0, मतलब ये जो वैल्यू दी थी ना इसको हमने I0 मान लिया है। तो आपको अगर ये पाथ डिफरेंस नहीं भी निकालोगे ना, यहां से हमें ये नहीं क्लियर करेंगे, मतलब जैसे मैंने P की वैल्यू लैम्डा ले ली, फिर मैंने सॉल्व करा और इंटेंसिटी की वैल्यू I0 के बराबर आई, अगर ये नहीं भी करते डायरेक्ट भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि उसने बता ही रखा है कि इंटेंसिटी I0 के बराबर है, उस समय मैक्सिमा बन रहा, मतलब जो मैक्सिमम है वो I0 के बराबर ही आएगा। तो ये वाला पोर्शन 1 है, कितना है 1, क्योंकि मैक्स ये तो भाई जो इंटेंसिटी मिल रही वो ऑलरेडी मैक्सिमा I0 के बराबर है, I0 ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो इसकी वैल्यू तो हटा सकते थे, डायरेक्ट I इक्वल टू I0 भी लिख सकते थे। मतलब हम इस क्वेश्चन को ये फॉर्मूला लेते और अगले पेज से शुरू करते, यहां से शुरू करते, तब भी बन जाता, ठीक है। बट कभी कभी कंडीशन चेंज रहती, इसलिए मैंने वो प्रोसेस बताया है, आप इसी प्रोसेस को फॉलो करना ज्यादा बेटर रहेगा। पहले पाथ डिफरेंस लैम्डा रखा, फिर वहां से फाई की वैल्यू ले आए, फाई की वैल्यू यहाँ रखे तो इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, फिर 1 बाई 1 इनके पाथ डिफरेंस रख के सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। आप नोट करो इसको, एक बार मैं स्क्रीन चेक कर लेता हूं बस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेई मेंस में आया हुआ था ये क्वेश्चन, देखो ये जेई मेन के क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन है, वो सारे 12th बोर्ड में रिपीट होते हैं, सीबीएसई में। स्टेट बोर्ड तो रिपीट नहीं करता, लेकिन मतलब स्टेट बोर्ड ऐसे क्वेश्चन टिपिकल नहीं देता, लेकिन सीबीएसई तो देता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये नहीं सोचना जेई मेन का क्वेश्चन है तो नहीं आया, देखो 18 में आया था, हो सकता है इस बार फिर से 25 में रिपीट हो जाए। इन YDSC experiment fringes are obtained on a screen placed at a certain distance away from the slits, ठीक है ना, ये तो आपको पहले क्लियर हो गया कि YDSC की बात हो रही और फ्रिंज बन रही है, ठीक है। फिर बोला इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर टुवर्ड द स्लिट, मतलब स्लिट और स्क्रीन पास में आ गए, कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। द फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय 30 माइक्रोमीटर, पहले जो बन रहा था बाद में जो बन रहा हो 30 माइक्रोमीटर का अंतर है दोनों में, ठीक है। गिवन दैट द स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट, पहला ये हो गया स्लिट्स के बीच का जो गैप है, यानी कि इसको हम लिखते थे स्मॉल डी, क्या लिखते थे स्मॉल डी, वो कितना है 1 मिलीमीटर। इसको हम एक काम करते हैं मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 की पावर -3 आ गया, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा हमें बताना है। देखो पहले केस की अगर बात करता मैं, इन फर्स्ट केस बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, इसको ऐसे लिख देते हैं, लैम्डा 1 ले लेते हैं और लैम्डा 1 डी बाई डी ऐसे लिख सकते हैं। लैम्डा स्मॉल डी बाई कैपिटल डी होता है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। दो फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, मेरे हिसाब से तो यही होता है और यही होता है, अब यही है तो यही होता है लैम्डा डी बाई डी, ये पहले केस में है ना, पहले वेवलेंथ लैम्डा 1 ले लिया मैंने, ये पहला केस है। दूसरे केस में इन्होंने क्या करा, जो स्लिट जो स्क्रीन थी उसको 5 सेंटीमीटर मूव करा दिया है, मतलब इन सेकेंड केस फ्रिंज विड्थ चेंज हो गया, बीटा डैश हो गया, लैम्डा तो वही है, लैम्डा को क्यों चेंज कर रहा है, वेवलेंथ तो वो एक ही लिया है ना, वेवलेंथ तो एक ही लिया है ना, लाइट तो वही है, लैम्डा 1 क्यों लिख रहा है, लैम्डा लिखो ना इसे। दूसरे केस में लैम्डा डी की जगह हमने लिख लिया डी डैश, और स्मॉल डी भी वही है, समझो इसे। पहले केस में मैंने सेटअप बनाया, कैसा, ऐसा सेटअप बनाया, ऐसा, और ये स्क्रीन थी, इनके ये सोर्स है ना S1 S2, याद होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल डी था, ऐसे। दूसरे केस में मैंने इसको यहाँ पे बीटा बन रहा था फ्रिंज विड्थ, दूसरे केस में मैंने इसी को यहाँ प्लेस कर दिया, अब जो बन रहा हो बीटा डैश बन रहा, डी छोटा डी वही है, ठीक है, स्मॉल डी क्या वही है, उनके बीच का गैप जो है वो वही है, बस पोजीशन हमने क्या करी, स्क्रीन को 5 सेंटीमीटर मूव करा दिया, मतलब डी और डी डैश वाली की बात कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, फ्रिंज विड्थ भी चेंज हुआ 30 माइक्रोमीटर, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, इक्वेशन 1 - 2 कर दो,
तो ये आ जाता हमारे पास बीटा माइनस बीटा डैश इक्वल टू लैम्डा बाय स्मॉल डी कॉमन हो जाता, बचता डी माइनस डी डैश, यही आता, ये डी है। ठीक है, हमें लाना क्या था, यहां से लैम्डा लाना था, तो लैम्डा को अगर लाते तो क्या आता, बीटा माइनस बीटा डैश इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाय डी माइनस डी डैश। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। देखो फ्रिंज विड्थ जो डिफरेंस है उनका, ये लिखा ना, फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय 30 माइक्रोमीटर, यानी कि बीटा माइनस बीटा डैश की वैल्यू है 30 माइक्रोमीटर, मतलब 10 की पावर माइनस 6, ये हो गया मीटर में। स्मॉल डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर थी, 10 की पावर माइनस 3, ये हो गया। और डिस्टेंस जो मूव कराया था वो, स्क्रीन इज मूव्ड 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्लिट, 5 सेंटीमीटर कम हो गई, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 की पावर माइनस 2 ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो लैम्डा का लैम्डा लिखा, 5 से कट करो कितना आया 6, थोड़ा मार्कर में दिक्कत आती है, 6 हो गया, इनटू पावर देख लो, यहाँ 2 पावर से 2 पावर इसकी कम कर दो, 5 ये 6 आया ना, 2 पावर से 2 कम कर दो, 10 की पावर माइनस 4 बचा, और 10 की पावर माइनस 3 ये है, 10 की पावर माइनस 7 हो गया मीटर, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर, यही आ रहा, देख लो 5 से का 5 छका थे 6 आया, और ये पावर हमारी कम, 4 पावर इधर बची, 4 3 7। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। अब ये जेई मेन का क्वेश्चन है, देखो टिपिकल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन देखें, लिखा इन YDSC द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.5 मिलीमीटर एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। ठीक है, इट इज फाउंड दैट द फिफ्थ ब्राइड फ्रिंज, कौन सी ब्राइड फ्रिंज है, फिफ्थ ब्राइड फ्रिंजेस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.13 मिलीमीटर फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज, मतलब पांचवी ब्राइट फ्रिंज और दूसरी डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिफरेंस है वो है 4.13 मिलीमीटर। फाइंड द वेवलेंथ। देखो पहले क्या लिखा है, द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.5, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, 0.5 मिलीमीटर को मीटर में लिखा, 10 की पावर माइनस 3 आ गया। ठीक है, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, स्क्रीन कितना है 1 मीटर अवे, मतलब कैपिटल डी की बात करें तो कितना आया 1 मीटर। ठीक है, इट इज फाउंड दैट द फिफ्थ ब्राइड फ्रिंज आर एट अ डिस्टेंस, तो ये लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइड फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइड फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, फिफ्थ ब्राइड फ्रिंज की पोजीशन को मैंने x5 लिख दिया, फॉर्मूला याद होगा n लैम्डा डी बाई डी, ये लिखते थे, तो 5 लैम्डा डी बाई डी, ये हो गया पांचवे के लिए। ऐसे ही हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज, x2 डैश नाम दे दो, सेकेंड डार्क के लिए याद करो क्या लिखा था हमने, 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी, तो 2n, n की जगह 2 रख दो, 2 इंटू 2 4, यानी कितना बचा 3/2, 3/2 डी लैम्डा बाई डी, यही आएगा भाई। देखो फॉर्मूले में यहां साइड में लिख देता हूं एक बार, ब्राइट के लिए था xn इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी, और डार्क के लिए था xn डैश बराबर 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा डी बाई 2d, ये था डार्क और ब्राइट का। तो मैंने यहां पे n इक्वल टू 0 1 2 2 रख दिया, पहला रखता तो आता है n इक्वल टू 1 से शुरू करते, तो अगर -1 रहता तो 1 लेते, 1 लेते तो 1/2 आता है, 2 लेते तो ये आता हमारे पास 3/2, हाँ सही है 2 है। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, इन दोनों के पोजीशन का डिफरेंस है 4.13, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया हमारा x5 माइनस x2 डैश इक्वल टू डेल्टा x लिख लेते हैं, तो ये आ गया, पहला कितना आ रहा था 5 लैम्डा डी बाई डी, पांचवा था ना, और ये आ रहा 3/2
लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो। दोनों को सॉल्व करें तो क्या लैम्डा डी बाई डी कॉमन हो जाता, लैम्डा डी बाई डी कॉमन हो जाता। कितना, 5 में से 1.5 कम करना है, 3/2 है ना। ठीक है, तो 10 हो गया, 10 में से 3 गया, 7 बचा, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/2 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। 5 × 2 10, 10 में 3 गया 7, 7/2। अब हमें लाना था वेवलेंथ, तो लैम्डा की वैल्यू ले लो। क्या आ गया ये 2D × डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 7 कैपिटल डी। वेवलेंथ लानी थी ना, क्या लाना था, फाइंड द वेवलेंथ। ठीक है, तो ये वेवलेंथ, यही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, है ना। मैंने ज्यादा क्वेश्चन बताए नहीं, इसीलिए लिमिटेड है। 2D की वैल्यू कितनी है, 0.5 मिलीमीटर था, आई थिंक मिलीमीटर ही था, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, स्मॉल डी ये हो गया, कैपिटल डी कितना है 1। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी थी 4.13 मिलीमीटर। इसको लिख देते हैं 4.13 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 7 को 7 लिख दिया, कैपिटल डी की वैल्यू 1 थी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आता, 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 1 हो गया दोनों को मिलाते तो, और ये 4.13 और 7 है, इसी को देखना है। पावर देखो 3 3 6 हो गया पावर, है ना। अभी देखते हैं, तो ये एक तरह से ऐसे लिख सकते हो 413/7 × 10 की पावर, ऊपर हो गया -6। यहां जब इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस 7 से डिवाइड, 7 × 42, 6 बार नहीं जा रहा, 7 × 35, 6 बचा, 9 बार गया, 7 × 9 63, एक्यूरेट 59 आ रहा। अब 10 की पावर अगर देखें तो 10 की पावर ये कितना हो गया, 2 पावर और चली गई, कितना आ गई -8 मीटर। 59 × 10 की पावर -8 मीटर, या एंगस्ट्रॉम में लिखो तो इसको हम लिख सकते हैं 5900 × 10 की पावर -10 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5900 एंगस्ट्रॉम, ऐसे। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न का आप ध्यान रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगर क्वेश्चन इसका आया न्यूमेरिकल, तो जो मैं बता रहा हूं उन्हीं न्यूमेरिकल में से कोई आएगा, पहले बोल दिया मैंने। ठीक है, कंफर्म। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन क्या है, देखो 2023 में आया हुआ था। क्वेश्चन लिखा है 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी I and 4I आर सुपरपोज्ड। मतलब पहले इंटेंसिटी कितनी दी, I दी है, और बाद में इंटेंसिटी कितनी दी है, 4I दी है। ठीक है, दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। फिर बोला था मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी पूछी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी पूछी है। मैक्सिमम इंटेंसिटी की अगर बात करें तो ये लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो आप लोगों को याद होगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी रहती है तो फेज एंगल क्या रहता था, 0 डिग्री। कितना रहता, 0 डिग्री। मतलब मैं एक्स से लिख सकता हूं आई मैक्सिमा इक्वल टू, फॉर्मूला होता था I1 + I2 + 2I1 I2 cos फाई, यही होता था फॉर्मूला। मैंने फेज एंगल की जगह वैल्यू रख दी 0, तो ये हो गया आई मैक्सिमा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, I1 की जगह I है और I2 की जगह 4I है, 2I1 की जगह I है और I2 की जगह 4I है, और cos 0 कितना होता है 1, कितना होता है 1। ठीक है, अच्छा एक चीज है, देखो अंडर रूट रहता था, 2 √ I1 I2, फॉर्मूले में ध्यान नहीं दिया, अंडर रूट आता था ना, 2 √ में I1 I2, cos 0 कितना हो गया 1। तो इसको अगर लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 5I प्लस, ये हो गया हमारा, यहां से बाहर कितना आएगा 2I आएगा, तो 2 तो पहले ही था, 2I और आया, कितना आ गया 9I आ गया, कितना आ गया 9I। ठीक है, अब बात करेंगे फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। तो मिनिमम इंटेंसिटी में फेज एंगल कितना रहता था 180, तो यहां लिख सकते हैं फाई इक्वल टू पाई,
अब अगर मिनिमा की बात करें तो आई मिनिमा क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है, -1। वैल्यू रखें यहाँ पे, तो आई मिनिमा की वैल्यू क्या आएगी, I1 को I लिख रहे हैं और I2 को 4I लिख रहे हैं, ठीक है। I1 को I लिखा, I2 को 4I लिखा, प्लस का 2 को 2 लिखा, और अंडर रूट में I1 की जगह I और I2 की जगह 4I रखा। और cos 180 की वैल्यू क्या होगी, -1। कितनी होती, -1। तो फिलहाल ये हो गया 5I, ठीक है। ये माइनस वाला इधर आ गया तो माइनस लगा दिया, ये 2 तो 2 है, इससे बाहर आएगा तो कितना आएगा, 2I आएगा, यानी कि 4I हो गया। कितना आ गया, I आ गया। मतलब मैक्सिमा का आंसर कितना आया, 9I, और मिनिमा का आंसर कितना आया, I। अगर रेशियो लेना है तो रेशियो भी ले सकते थे, 9:1 आ जाता। अगर रेशियो लेना है तो ऐसे लिख सकते थे यहां पर साइड में, ऐसे I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा इज इक्वल टू 9:1। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखें, देखो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं है ना, 4-5 क्वेश्चन रह गए होंगे बहुत ज्यादा। क्वेश्चन लिखा, इन YDSC द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेस आर इन द रेशियो 4:9। इंटेंसिटी का रेशियो दे दिया है, I1/I2 को हमने लिख दिया है 4:9, ठीक है। बोला क्या इसके बाद, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन द इंटरफ्रेंस पैटर्न। ब्राइट और डार्क का मतलब होता है मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू। ब्राइट और डार्क का मतलब ये होता है, ठीक है। 2022 में देखो क्वेश्चन आया हुआ था। I1/I2 को हम लोग क्या लिखते थे, A² लिखते थे, और आप लोगों को याद होगा I1/I2 को हम लिखते थे A², या हम ऐसे लिख सकते हैं A1/A2 का होल स्क्वायर, या इसी को R लिखते थे, तो R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर R की वैल्यू देखें तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 और 3। देखो I1/I2 क्या होता है, A1/A2 का होल स्क्वायर, और A1/A2 को हम R लिखते थे एम्पलीट्यूड रेशियो। मतलब हमें R की वैल्यू पता है 4:9 है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 बराबर है। और R की वैल्यू अगर पता चल गई तो मैक्सिमा मिनिमा पता चल जाएगा, क्योंकि I मैक्सिमा और I मिनिमा का एक फॉर्मूला ऐसा भी आया था, R+1 अपॉन R-1 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला और मैं इसका बताऊंगा आपको आगे, है ना। फिलहाल हम वैल्यू रख देते हैं, R की वैल्यू कितनी है, 2/3 + 1, और ये हो गया 2/3 - 1 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया मैक्सिमा अपॉन मिनिमा इक्वल टू 2/3, 3 इधर चला गया तो ये हो गया 5/8, ये हो गया 5/3, 5/3, और 3 इधर चला गया तो ये 1/3 पूरे का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, माइनस में आएगा नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 से 3 कट गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 1 का हुआ 1। रेशियो क्या है, 25:1। एक इसका मैं फॉर्मूला यहाँ साइड में जरूर लिख देता हूँ, इसमें नहीं लगेगा, लेकिन एक फॉर्मूला ऐसा है जिसका यूज हम पिछले क्वेश्चन में कर सकते थे। ऐसा फॉर्मूला भी है, I1 + √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 पूरे का होल स्क्वायर। ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन में इसका यूज कर सकते थे, पिछले वाले में, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, एक बार मैं स्क्रीन देख लेता हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, 2023 में आया हुआ था ये भी, है ना, तो इस बार आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्वेश्चन क्या लिखा है, अ नैरो स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम, नैरो स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। मतलब वेवलेंथ की वैल्यू कितनी दे दी है, 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। आगे क्या लिखा, एंड द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इन मेजर, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा है,
फिर बोला व्हेन द स्लिट इज नेक्स्ट इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा डैश द एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस बाय 30%। एंगुलर विड्थ क्या 30% डिक्रीज कर जाती है। बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा डैश। लैम्डा डैश देखो पहले वाले केस की बात करें, इन फर्स्ट केस तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है देखो यहां पर, हाँ ये लिखा होगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ, तो सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ हम क्या लिखते थे 2 थीटा, क्या लिखते थे 2 थीटा, और इसका फॉर्मूला होता था 2 लैम्डा बाई ए। ये पहला केस, उस समय वेवलेंथ हमने लैम्डा यूज करी है। फिर इन्होंने दूसरे केस में बताया, इन सेकेंड केस इन्होंने वेवलेंथ चेंज करी, वेवलेंथ चेंज करी तो एंगुलर विड्थ हमारा जो रहेगा वो 2 थीटा डैश हो गया। मान लो कितना हो गया 2 थीटा डैश। वेवलेंथ कितना हो गया लैम्डा डैश हो गया। वेवलेंथ कितना हो गया लैम्डा डैश। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या है कि एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस बाय 30%। मतलब अगर मैं लिखूं तो 2 थीटा डैश को मैं लिख सकता हूं 70% ऑफ स्टार्टिंग। पहले मान लो मैंने सेटअप जमाया और मैंने देखा एंगुलर विड्थ कितनी है, तो जो भी आई है ना, मान लो 10 आई। बाद में जब दूसरी बार मैंने वेवलेंथ चेंज कर दी तो देखा वहां पर जो 10 था वो 30%, वो 10 था उसका 30% कम हो गया, बचा कितना, तो बाद में जो बचा वो 70% बचा पहले वाले का, 7 बचा ना, तो 70% बचा ना पहले वाले का। ठीक है, तो मैंने ये लाइन लिख दी। तो 2 थीटा डैश की वैल्यू यहां पर हमें लाना क्या है वेवलेंथ, तो 2 थीटा डैश को मैं ऐसे लिख देता हूं ना, वैल्यू क्या है 2 लैम्डा डैश अपॉन ए इक्वल टू 70/100 इंटू 2 लैम्डा बाई ए। भाई 30% डिक्रीज हो गया, देखो डिक्रीजेस बाय 30, अगर 30% डिक्रीज हो गया तो बचा तो 70 बचा ना, तो वही 70 लिखा। आपको सिर्फ ये लाइन समझनी इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखो ए से ए 2 से 2 कट गया तो लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई, या 0 से 0 कट कर दिया 7/10 इंटू लैम्डा बराबर है 2a/2 इससे कट गया। अब बचा वेवलेंथ कितना यूज कर रहे थे हम लोग 6000, तो इसको लिख लिया 7 इंटू 6000 अपॉन 10, 0 से 0 भी कट हो गया। ठीक है, बचा गया 7 छंग 42, 42 तो आंसर आ गया। आंसर कहीं भी लिख सकते हो आप, यहां लिख देता हूं मैं, लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ गई 4200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, है इंपॉर्टेंट लेकिन। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं क्या है। अभी देखिए जेईई मेन 2022 में आया था, है डिफ्रैक्शन का ही क्वेश्चन। लिखा है सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 650 नैनोमीटर एंड 655 नैनोमीटर इज यूज्ड टू स्टडी डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। देखो पहले इन्होंने वेवलेंथ कितना रखा है 650, बाद में रखा है 655 नैनोमीटर, वेवलेंथ अलग अलग ली है। और बोला है द अपर्चर 0.5 मिलीमीटर, तो यहाँ डेटा लिख लेते हैं। अपर्चर का साइज दिया है स्मॉल ए कितना 0.5 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.5 mm को लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर में आ गया। अब वेवलेंथ अलग अलग है, हम देख लेंगे। बोला द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 2 मीटर, तो कैपिटल डी की वैल्यू इन्होंने 2 मीटर बोली है। ठीक है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा पैटर्न ऑब्टेन्ड इन 2 केसेस, दोनों केस में पहला मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा। अब मैक्सिमा की कंडीशन के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो याद होगा फॉर nth मैक्सिमा, nth मैक्सिमा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आया था xn डैश इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा डी बाई ए, 2a था, यही आया था। ठीक है, चलिए अब यहां पे फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहा, तो फॉर फर्स्ट मैक्सिमम, पहले मैक्सिमा के लिए अगर देखेंगे तो x1 डैश ले लेते हैं, कितना आया, n की जगह 1 रखो तो 1 इंटू 2 कितना होगा 2 और 1 3 लैम्डा डी अपॉन में 2 है, यही आया। लेकिन इन्होंने क्या बोला है
अब वेवलेंथ अलग अलग है, वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है, तो उनके बीच का हमें डिफरेंस बताना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है मेन। वेवलेंथ अलग अलग है तो पहला और दूसरा केस लगा दो। फॉर फर्स्ट वेवलेंथ, पहली वेवलेंथ के लिए अगर देखें तो ये लिखा x1 डैश, पहला फॉर्मूला क्या आएगा 3/2 λ1 d/2a, ये हुआ ना। जस्ट मिनट, क्या था, हाँ 2 तो एक ही था, a है, a है, ओ भाई λ1/2 a, ऐसा है ना। सेकेंड के लिए फॉर सेकेंड वेवलेंथ x1 डबल डैश नाम दे दे, तो ये आ गया 3/2 λ2 d/a। अब आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, इन दोनों के बीच में पोजीशन डिफरेंस देखो क्या लिखा था, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमम इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड इन टू केस, दोनों केस में एक बार वेवलेंथ λ1 ली, एक बार λ2 ली, फिर बताओ डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस ले लो, तो यहां लिख लेते हैं डेल्टा x इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, तो क्या होगा 3/2 कॉमन हो जाता, d/a भी कॉमन हो जाता, बचता क्या 2 - 1, 2 में से 1 को कम करो क्योंकि 2 वाले का वेवलेंथ ज्यादा था, x1 डबल डैश माइनस x1 डैश, 2 में से 1 को कम करो क्योंकि पहले वाला वेवलेंथ कितना दिया था 650, दूसरा 655 था, वैल्यू रख दो। तो ये लिख दिया मैंने 3/2, d की वैल्यू थी 2 मीटर, a की वैल्यू थी 0.5 मिलीमीटर को मीटर में लिख दिया था ऐसा, और ये था 655 माइनस 600 नैनोमीटर, ऐसे वैल्यू रख देते हैं। तो देखो 1/2 हुआ, ये तो 1/2 है ना, 1/2 का 2 में मल्टीप्लाई को 1 आया, मतलब 3 × 2 कितना हुआ 6, और अपॉन में 10 की पावर -3 को ऊपर लेगा 10 की पावर +3, इधर पहले पूरे सॉल्व करने में ये आया, ठीक है ये आया, और यहाँ कितना बचा 5 नैनोमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर लो 10 की पावर -9, 5 × 6 5 × 30, 30 बचा, 30 बचा ब्रो, और 10 की पावर माइनस का 9 में से 3 गया 6 बचा, तो इसे हम लिख सकते हैं 30 माइक्रोमीटर। डिस्टेंस पूछा था, 30 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस आया दोनों के बीच में, ठीक है। देखो मेन इंपॉर्टेंट जो है मैं प्रोसीजर जो बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला कैसे लग रहा है कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा वो है, ठीक है, बाकी आप सब सॉल्व कर लोगे, इतना हमको पता है। चलिए आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के दिन का, और ये पूरे वेव ऑप्टिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा इसका डायग्राम रह गया, देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ, लिखा है ना फिगर शोज अ मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप हियर SS2 ऐसे करके दिया है। देखो डायग्राम मुझे याद है कुछ ऐसा था, यहां पर हम लोग 2 स्लिट लेंगे ऐसे, ये यहां पर एक सोर्स ले लेते हैं, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ स्क्रीन ले लेते हैं, ऐसे, ये इसका नाम दिया था S1, इसका दिया था S2, और ये ऐसे ऐसे दिया है ना, ये इस टाइप से ये डायग्राम दिया है आपको, है ना। इन्होंने क्या बोला है कि SS2 माइनस SS1 की वैल्यू है λ/4, SS2 और SS1 की वैल्यू है λ/4, SS2 माइनस SS1 इज इक्वल टू λ/4, मतलब SS2 और SS1 के बीच का जो वेवलेंथ है, बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो λ/4 है, ये पहले से ही है, ठीक है। फिर बोला है राइट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, पहले में क्या बताना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बतानी है। देखो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पता है, तो यहां लिख सकते हैं ऐसे, देखो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो पाथ डिफरेंस था वो आया था n लैम्डा, ये याद होगा सभी को, पाथ डिफरेंस कितना आया था n लैम्डा, लेकिन ये पाथ डिफरेंस आता कहां से था, यहां से जब वेव चलती थी इस जगह से ऐसे जाती थी उस समय,
लेकिन यहां पर इतना तो एक्स्ट्रा दिया है ना, एस टू माइनस एस, ये लेमडा बाई 4 तो एडिशनल दिया है। मतलब अगर आप पाथ डिफरेंस लेंगे तो कितना लेंगे, लेमडा बाई 4 प्लस पाथ डिफरेंस की वैल्यू आप लोगों को याद होगी, एक्स डी बाई डी आया था। क्या आया था, एक्स डी बाई डी। ये जो पाथ डिफरेंस है ना, ये आता था हमारे पास पाथ डिफरेंस पी की वैल्यू, चाहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चाहे डिस्ट्रक्टिव, यहां से यहां आने में और यहां से, यानी कि इसका अगर पी नाम दे दें तो S2P माइनस S1P, यहां लिख देता हूं मैं, S2P माइनस S1P की वैल्यू आती थी हमारे पास एक्स डी बाई डी। ये आता था, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, ये आता था, ये तो हमें पता है आता था। तो जब पता है एक्स डी बाई डी तो पहले ही था, यहां से और यहां से इन दोनों के बीच का ये एडिशनल दिया हुआ है, तो लेमडा बाई 4 मैंने ऐड कर दिया एन लेमडा की वैल्यू। यहां से पोजीशन पूछी थी ना, कंडीशन फॉर, तो कंडीशन तो यही है, यहां से अगर चाहो तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो अगर मन है तो। लेमडा बाई 4 को उधर भेज दो, एक्स डी बाई डी की वैल्यू ले लो। तो ये लिख दिया मैंने, एक्स डी बाई कैपिटल डी इक्वल टू, ये था हमारे पास एन लेमडा माइनस लेमडा बाई 4, ये आ गया 4n लेमडा माइनस लेमडा बाई 4। ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू ला सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 4n लेमडा माइनस लेमडा बाई, यहां से क्या करो, एक्स की वैल्यू ले लो। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहां से कुछ कॉमन है, कॉमन कर लो, लेमडा कॉमन है, 4 नीचे कॉमन है ही, और कैपिटल डी ऊपर गया, छोटा डी नीचे गया, और यहाँ पे कितना बचा, 4n माइनस 1, ऐसा है। ये पोजीशन आ गई अगर पोजीशन निकालना है। भाई इन दोनों में मैं लेमडा कॉमन कर लिया, लेमडा कॉमन तो 4n माइनस 1 बचा, 4n माइनस 1, और ये d ऊपर चला जाएगा तो d ऊपर और स्मॉल d नीचे आ जाएगा, और नीचे 4 था ही। तो ये आगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता तो उसको भी इसी तरीके से करते, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या बोला इन्होंने, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, दूसरा वाला कंडीशन, सेकेंड, फ्रिंज विड्थ बीटा का फॉर्मूला मैंने लिखा था, x2 डैश माइनस x2 माइनस x1 लिख लेना, x2 माइनस x1, अरे डैश क्यों आ रहा भाई, दो कंटिन्यू पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर दो, x की वैल्यू तो आई गई हमारे पास, यहाँ पे एक बार n को 2 रख दो, एक बार 1 रख दो, और वैल्यू रख लो, आ जाएगा अपने पास। एक बार 2 रखो इसमें, तो x2 की वैल्यू सॉल्व कर ले, ये फॉर्मूला है, x2 की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लेमडा बाई 4 डी बाई छोटा डी, और एक बार यहाँ 1 रखो, पहले 1 रखो, x2 2 रखो, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 8 में 1 गया 7, कितना बचा 7 लेमडा डी अपॉन में 4d। एक बार x1 देखें तो 1 रख दो, तो यहाँ 1 रखते तो 3 आता, तो आ गया 3 बाय 4, ये 3 बचा ना, 3 बाय 4 लेमडा डी बाय छोटा डी, ये यहाँ रख दो। सो बीटा की वैल्यू कितनी आई, x2 माइनस x1 था, तो ये आ गया 7 बाय 4 डी लेमडा बाई स्मॉल डी, और ये आ गया 3 बाय 4 डी लेमडा बाई स्मॉल डी। दोनों सब्ट्रैक्ट कर लो तो बीटा की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पे डी लेमडा बाई डी तो ऑलरेडी कॉमन है, क्या बचा है 4 भी कॉमन है, 4 भी, 7 माइनस 3 ऐसे लिख दो, ठीक है। 7 में 3 गया वही आया, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई सेम, डी लेमडा बाई डी, जो था वही आया। एक और क्या पूछा था इन्होंने, तीसरा पार्ट बोला था लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज। क्या गड़बड़ हुआ, पोजीशन ऑफ सेंट्रल फ्रिंज कुछ माइनस था क्या, सारी कैलकुलेशन सही है अपनी, एन लेमडा में पाथ डिफरेंस तो यही है ना भाई, जो था पाथ डिफरेंस में से लेमडा बाई 4 हमने ऐड करा, पाथ डिफरेंस यही आया था एक्स डी बाई डी, ठीक है। लेमडा बाई 4 इसमें हमने ऐड कर दिया, एडिशनल है,
फिर एन लैम्डा के बराबर, तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, इसको यहीं रखा, लैम्डा बाई 4 उधर गया, तो एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 4 देख लें एक बार, एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 4, तो ये 4 इधर आया, 4 एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 4 आया, सही है। एक्स की वैल्यू अगर निकालते तो 4 एन माइनस 1, एन की जगह एक बार 1 रखा, एन की जगह एक बार 2 रखा, 2 रखा तो ये आया, 1 रखा तो ये आया, और सब्ट्रैक्ट करते थे कोई भी कंटिन्यूस सक्सेसिव दो को सब्ट्रैक्ट करते x2 माइनस x1, सारी चीज़ें सही है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, जो पोजीशन आएगी थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज का पोजीशन बताना है। सेंटर पे बनना चाहिए था, लेकिन अभी सेंटर पे नहीं बनेगा यहाँ, ये तो पक्की बात है, क्योंकि यहाँ एडिशनल पाथ डिफरेंस दिया है ना लैम्डा बाई 4। 1 मिनट में देखता हूँ दूर से, शायद दिखे, कभी मिस्टेक दिख रही क्या है। क्वेश्चन तो एकदम सही है, क्या है, लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज। ओके ओके ओके, यही ध्यान नहीं गया, सेंट्रल फ्रिंज के बारे में पूछा था उसने कि सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन बताओ, तो सेंटर के लिए तो एन हमारा 1 हो जाएगा ना। एक्चुअल में फर्स्ट समझ रहा था, इस वजह से मुझे लगा कि आंसर में, क्योंकि ये जो बनेगी फ्रिंज वो हमारी सही बनेगी। अब सेंट्रल फ्रिंज के लिए एन को कितना रखेंगे 1, तीसरा पार्ट देखो, यहां लिख लेते हैं, फॉर सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज के लिए एन कितना आएगा 0। अगर एन 0 रखेंगे तो एक्स यानी कि पोजीशन कितनी आएगी, सेंटर की बात करें 0 लगा लो, है ना, ठीक है। तो एन को मैंने 0 रखा, तो माइनस में आया लैम्डा डी बाई 4d, माइनस लैम्डा डी अपॉन में 4d, ये आया हमारा पोजीशन। अगर हम डायग्राम में दिखाना चाहें तो इसको यहां दिखा सकते हैं, कहां पे, कि एक्चुअल में तो यहां सेंटर में बनती थी मिड पॉइंट पे, यहां पर यही बनता था ना हमारा एक्स की वैल्यू, लेकिन अभी की कंडीशन में जो बनेगी वो ऐसी बनेगी, थोड़ा नीचे, ये इतना नीचे, ये नीचे, x0 जो रहेगा ना वो क्या रहेगा नीचे, सेंटर पे यहां ना बन के थोड़ा नीचे बनेगी, क्योंकि माइनस में आया आंसर हमारा, ठीक है। तो ये पहला पेज था, ये दूसरा, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई को दें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।